हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ट्रांसलेशन का, ये ट्रांसलेशन प्रैक्टिस हम लोग किस लिए कर रहे हैं? एसएससी का जो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर या जिसे आप जेएचटी एसएससी जेएचटी एग्जाम बोलते हैं, उसका पेपर 2 के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और भी अदर्स एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है अनुवाद अभ्यास का। तो आइए आज हम फिर से दो पैराग्राफ का, एक का इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस होता रहेगा, हमारी शब्दावली बनती चली जाएगी और हमारा वोकैब्स भी मजबूत होगा। तो आइए, तो आज का जो पैसेज है वो पहला पैसेज जो है इंग्लिश का, वो ये रहा। तो एक बार हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है? तो क्या है इसमें? Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers, and high yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large populations usually practice intensive agriculture, where crops are grown on small holdings, mostly for subsistence. Larger holdings are more suitable for commercial agriculture, as in USA, Canada, and Australia. With the help of two case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and a developed country. तो हमने इस पैसेज को क्यों पढ़ा? ताकि हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये पैसेज किस बारे में है, और एक बेसिक समझ, अगर पूरा समझ में नहीं भी आया तो एटलीस्ट हमें हमारे माइंड में जो है इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी एक तरह से हो जाता है हमारे माइंड में। एक बार पढ़ने से, हम पढ़ तो इंग्लिश में रहे हैं लेकिन हमारा माइंड उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, तो इसका मीनिंग हमें ऑलरेडी समझ में आ चुका है। अब इसका शब्द बाय शब्द ट्रांसलेशन करते हैं। तो एक एक सेंटेंस इसका मैं लेके चलता हूँ। तो चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब कृषि विकास। रेफर्स को बोल सकते हैं हम लोग तात्पर्य। एफर्ट, एफर्ट्स को क्या बोलेंगे? एफर्ट्स को प्रयास। इंक्रीज तो आप जानते ही हैं। फार्म प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन को क्या बोल सकते हैं? कृषि उत्पादन। इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या हो सकता है इसका ट्रांसलेशन? तो इसको लिख सकते हैं, कृषि विकास का तात्पर्य या कृषि विकास से तात्पर्य हो सकता है, से या का दोनों भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग मतलब ग्रोइंग डिमांड। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट को पूरा करने के लिए, ठीक है, कृषि उत्पादन फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों, एफर्ट्स मेड, प्रयासों से है। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ पे का लिख देते हैं। कृषि विकास का तात्पर्य
बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से है। तो इसका देखिए एग्जैक्ट मीनिंग सेम आ रहा है कि नहीं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds। तो क्या अचीव्ड मतलब हासिल करना होता है, मेनी वेज मतलब बहुत सारे कई तरीकों से बोल सकते हैं इसको, सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया मतलब क्रॉप्ड एरिया को बोल सकते हैं फसल क्षेत्र, इंक्रीजिंग मतलब फसल क्षेत्र को बढ़ाकर, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन मतलब कि फसलों की उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाकर, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज सिंचाई सुविधाओं में सुधार के द्वारा ऐसा बोल सकते हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरकों का इस्तेमाल, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब उच्च उपज वाले बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब इसको बोल सकते हैं उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग, ऐसा कुछ कर सकते हो। अब इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं, पूरा सेंटेंस में बनाते हैं। तो इससे हो जाएगा दिस कैन बी अचीव्ड मतलब इसे कई तरीकों से हासिल किया जा सकता है, जैसे कि लिख देते हैं, जैसे कि फसल क्षेत्र को बढ़ाकर यहाँ हम हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट लिख रहे हैं ताकि मीनिंग अच्छे से निकल के आए। उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाकर क्या है, फिर इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई सुविधाओं में सुधार के द्वारा लगा देते हैं, जबकि इंग्लिश में ये नहीं है, बट हिंदी में हम लोग मीनिंग को ट्रांसलेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग के द्वारा लगा दिए। उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर्स एवं उच्च उपज वाली बीजों, उच्च उपज वाले बीजों के उपयोग द्वारा वगैरह हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ये इंक्रीजिंग दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है, लेकिन हिंदी में हमें एक बार तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं। उसी तरह इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, तो एक हो गया यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, तो यूज ऑफ ये दोनों के लिए आ गया, ठीक है। ठीक है, तो सुधार के द्वारा लगा दिए, उपयोग द्वारा लगा दिए, ठीक है, तो ये इसका पूरा सेम मीनिंग आप लोग देख सकते हैं, इसका सेम मीनिंग आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसको क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं, मैकेनाइजेशन को मशीनीकरण, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, अनदर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं पहलू, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब
कृषि विकास। तो इसको क्या लिखेंगे? कृषि का मशीनीकरण भी कृषि विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि का मशीनीकरण भी ऑल्सो है अनदर एस्पेक्ट, कृषि विकास का एक अन्य पहलू है, अनदर एस्पेक्ट अन्य पहलू। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। तो अल्टीमेट क्या हो सकता है? अल्टीमेट एम को हम लोग बोल सकते हैं, अंतिम उद्देश्य बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो कृषि विकास हो गया, फूड सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका हिंदी? चलिए इसको लिखते हैं। इसका हो जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है। ठीक है, इसका सेम मीनिंग आ रहा है। कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है। ये खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न भागों बोल सकते हैं इसको। डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न, डिफरेंट प्लेसेस को क्या बोल सकते हैं? विभिन्न स्थानों। डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न भागों। वर्ल्ड तो आप जानते ही हैं, तो इसका चलिए हिंदी में लिखते हैं। विश्व यानी वर्ल्ड के विभिन्न डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर कृषि का विकास हुआ है। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर कृषि का विकास हुआ है। तो यह हमारा सेम मीनिंग आ रहा है, तो हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशंस यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस। इसमें देखिए बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज तो आप लोग जानते ही होंगे। डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है? विकासशील देश। लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन मतलब बड़ी आबादी वाले बोल सकते हैं, बड़ी जनसंख्या वाले बोल सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? प्रैक्टिस का देखते हैं भी, प्रैक्टिस। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गहन कृषि। वेयर क्रॉप्स मतलब फसल, आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स, होल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? छोटी जोत। मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस किसके लिए यहाँ पे यूज हो रहा है? सबसिस्टेंस यहाँ पे जीविका के लिए यूज हो रहा है। जीविका मतलब आय, तो यहाँ पे जीविका इसके लिए सही शब्द रहेगा। तो करते हैं एक बार अनुवाद, फिर जो भी सेंटेंस है उसको हम बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो क्या है इसमें? लार्ज पॉपुलेशन मतलब बड़ी आबादी, बड़ी आबादी वाले विकासशील देश, विकासशील देशों में
यूजुअली मतलब आमतौर पर। आमतौर पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन कृषि की जाती है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस हुआ ना, प्रैक्टिस का हम लोग की जाती है इसका अनुवाद कर दिए, मतलब प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक साथ आ रहा है, मतलब गहन कृषि की जाती है, ये हो गया प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस को हम लोग की जाती है के संदर्भ में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये एंड नहीं हुआ है, की जाती है कॉमा जहां, वेयर, जहां वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग, तो मोस्टली है यहाँ पे, तो मोस्टली मतलब ज्यादातर, जीविका के लिए इसको लिख देते हैं सबसिस्टेंस, छोटी जोतों पर, स्मॉल होल्डिंग्स तो पर फसलें, क्रॉप्स है ना तो फसलें हो जाएगा, फसलें उगाई जाती है, ठीक है। तो ये देखिए इसका आप सही हो गया होगा ट्रांसलेशन। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस। बड़ी आबादी वाले विकासशील देशों में आमतौर पर गहन कृषि की जाती है, जहां ज्यादातर जीविका के लिए छोटी जोतों पर फसलें उगाई जाती है। तो ये इसका हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो लार्जर होल्डिंग्स का क्या हो जाएगा, बड़ी जोतें, मोर सुटेबल मतलब सुटेबल का क्या हो जाता है, उपयुक्त। कमर्शियल का क्या हो जाता है, कमर्शियल को हम लोग बोल सकते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर, इसको व्यावसायिक कृषि बोल सकते हैं। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इसको बोल सकते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो देश का नाम है तो ऐसे ही रहेगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यूएसए या तो सीधा अमेरिका लिख सकते हैं या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका लिख सकते हैं। चलिए इसको पूरा ही लिख देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तरह, की तरह ही होगा ना, एज इन है ना, एज इन तो की तरह बड़ी जोतें, लार्ज होल्डिंग्स, होल्डिंग्स है इसलिए बड़ी जोतें, व्यावसायिक कृषि, ये कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए व्यावसायिक कृषि यूज कर रहे हैं हम लोग। के लिए फोर है, के लिए हो जाएगा, के लिए अधिक उपयुक्त है, मोर सुटेबल, तो अधिक उपयुक्त है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह बड़ी जोतें व्यावसायिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। अब चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ two case studies of farms, one from India and the other from USA. Let us understand about agriculture in the developing and a developed country. With the help मतलब की सहायता से two case studies। तो केस स्टडीज को आप केस स्टडीज ही लिख सकते हैं, केस अध्ययन लिख सकते हैं। फार्म्स मतलब तो फार्म्स को क्या खेतों खेत बोल सकते हैं। इंडिया एंड अदर फ्रॉम यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड, और सारा तो आप लोग इसका मीनिंग जानते हैं, चलो इसको हिंदी में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं टू के स्टडीज ऑफ फार्म्स मतलब खेतों के दो दो केस
केस स्टडीज भी लिख सकते हैं या केस अध्ययन लिख सकते हैं, केस अध्ययनों क्योंकि स्टडीज है, या फिर स्टडीज ऐसे भी लिख सकते हैं, केस स्टडीज। एक भारत से और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये हो गया। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं की मदद से आइए हम विकासशील और विकसित देश में कृषि के बारे में, अबाउट एग्रीकल्चर में समझें। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो गया पूरा पैराग्राफ का, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये पूरा पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हो गया है। मैंने एक एक सेंटेंस अलग से लिया ताकि एक एक सेंटेंस हम लोग देखते चलें। ठीक है, अब चलते हैं, एक हिंदी का अनुच्छेद दिया हुआ है जिसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो इसका भी चलिए कर लेते हैं। तो इसका भी मैंने एक एक सेंटेंस अलग अलग स्लाइड पे ले लिया है। तो पहला है, इसको आप एक बार चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। समकालीन अभिलेखों में ब्याज पर ऋण लेने देने के बहुत ज्यादा और रोचक उल्लेख प्राप्त होते हैं। व्यापार के विस्तार के कारण ऋण और पूंजी निवेश की आवश्यकता भी अधिक बढ़ गई थी। ऋण लिखित रूप में दिए जाते थे, रुक्का या प्रोनोट के माध्यम से उधार लेने के पर्याप्त संदर्भ प्राप्त होते हैं। इन रुक्कों में ब्याज की दर का स्पष्ट उल्लेख होता था। ब्याज पर उधार देने की व्यवस्था इतनी प्रचलित थी कि समकालीन दक्षिण भारत के मंदिर भी इसका अपवाद नहीं थे। पुण्य अर्जित करने की कामना करने वाले लोग भी मंदिर व्यवस्था के लिए ब्याज पर धन लगा देते थे। इस प्रकार के ब्याज से अर्जित आय द्वारा मंदिर की व्यवस्था चलती रहती थी। मंदिरों की व्यवस्था के लिए देय ब्याज की दर प्रायः 12.5 से 15% वार्षिक होती थी, परंतु संपूर्ण दक्षिण भारत में आवश्यकता और व्यापारिक साख के आधार पर ब्याज की विभिन्न दरें प्रचलित थीं। इस संदर्भ में हमें 12.5% से 15% वार्षिक तक की होगा यहाँ पे, तक की ब्याज दरों का उल्लेख प्राप्त होता है। खेतों के लिए ऋण लिया जाता था, परंतु इसके मूलधन और ब्याज दोनों की अदायगी अनाज या जिंस के रूप में की जाती थी। तो चलिए इसका एक एक करके हम लोग अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में। देखिए, समकालीन अभिलेखों में ब्याज पर ऋण लेने देने के बहुत ज्यादा और रोचक उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो समकालीन का हम लोग क्या लिखते हैं? समकालीन को हम लोग बोल सकते हैं कंटेम्पररी। अभिलेख को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। ब्याज को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्याज के लिए क्या शब्द है? लोन बोल सकते हैं इसको? नहीं, इंटरेस्ट बोलेंगे। ब्याज को इंटरेस्ट बोलेंगे। ऋण को क्या बोलेंगे? लोन बोलेंगे। बहुत ज्यादा मतलब मेनी। और रोचक उल्लेख, रोचक क्या होता है? इंटरेस्टिंग। उल्लेख को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रेफरेंसेस लिख सकते हैं, रेफरेंसेस। तो आइए इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तो देयर आर मेनी एंड इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा और रोचक, इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस टू टेकिंग लोन्स ऑन इंटरेस्ट, ब्याज, इन
टेम्पररी रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया आपका, देयर आर मेनी एंड इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस, मतलब बहुत ज्यादा और रोचक उल्लेख टू टेकिंग लोन्स ऑन इंटरेस्ट इन कंटेम्पररी रिकॉर्ड, समकालीन अभिलेखों में हमें ब्याज पर ऋण देने के बहुत ज्यादा और रोचक उल्लेख प्राप्त होते हैं। या तो दिस इज गिविंग द सेम मीनिंग इन इंग्लिश एज वेल। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले वाक्य की तरफ। व्यापार के विस्तार के कारण ऋण और पूंजी निवेश की आवश्यकता भी अधिक बढ़ गई थी। व्यापार को क्या बोल सकते हैं? ट्रेड बोल सकते हैं। विस्तार, विस्तार को हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन। कारण का क्या हो जाता है? कारण का हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखते हैं कारण का हम लोग कैसे इसमें यूज करते हैं। ऋण क्या हो जाएगा? अगेन लोन। पूंजी निवेश क्या हो जाता है? पूंजी निवेश को क्या हम लोग लिख सकते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता, नीड बढ़ जाती है, बढ़ना इंक्रीज होना होता है। तो चलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं। ड्यू टू द, ये ज्यादा सही रहेगा, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड द नीड फॉर क्रेडिट, एंड क्रेडिट को यहाँ पे हम लोग ऋण ना लिख के क्रेडिट लिया है। ठीक है, क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे निवेश की बात हो रही है, तो उसके साथ क्रेडिट ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लोन लिखेंगे, लोन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो वो भी चल सकता है, बट यहाँ पे चलिए क्रेडिट, क्रेडिट भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। क्रेडिट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट also increased due to the expansion of trade, व्यापार के विस्तार के कारण the need for credit and capital investment, ऋण और पूंजी निवेश की आवश्यकता भी अधिक बढ़ गई थी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट had also increased, had यहाँ पे लगा दीजिए क्योंकि ये बढ़ गई थी है, had also increased, ये ज्यादा सही रहेगा। अब चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। ऋण लिखित रूप में दिए जाते थे, लिखित रूप का रिटन फॉर्म, तो लोन्स वेयर गिवन इन रिटन फॉर्म। ये तो आसान था, लोन्स वर गिवन इन रिटन फॉर्म, ऋण लिखित रूप में दिए जाते थे। अब चलते हैं, रुक्का या प्रोनोट के माध्यम से उधार लेने के पर्याप्त संदर्भ प्राप्त होते हैं। रुक्का या प्रोनोट एक तरह का वो डॉक्यूमेंट होता था जिसपे अगर आप ब्याज पे उधार ले रहे हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह करना होता है, पुराने जमाने में ऐसा चलता था। तो इसके लिए हम लोग सेम ही वर्ड यूज करेंगे ट्रांसलेशन में भी, इसको लिप्यंतरण कर देंगे, मतलब कि इसको सेम रोमन में लिख देंगे, रुक्का और प्रोनोट। तो इसका क्या हो जाएगा? उधार लेने का मतलब बोरोइंग, एंड पर्याप्त संदर्भ, एम्पल रेफरेंसेस हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयर आर एम्पल, मतलब पर्याप्त, रेफरेंसेस टू बोरोइंग, उधार लेने, थ्रू रुक्का को रुक्का ही बोल सकते हैं, रुक्का और प्रोनोट एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसको हम वैसे ही लिख दिए। ठीक है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इन रुक्कों में ब्याज की दर का स्पष्ट उल्लेख होता था। ब्याज की दर मतलब इंटरेस्ट रेट, और स्पष्ट उल्लेख मतलब क्लियरली मेंशन होता था, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। द यहाँ पे लगा देंगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज्ड टू बी होता था ना, यूज्ड टू बी
clearly mentioned in these, in है ना, तो these रुक्को है, तो इसको क्योंकि हमने इसको ऐसे ही लिखा था तो रुक्कास लिख सकते हैं, रुक्कास। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। नेक्स्ट चलते हैं। ब्याज पर ब्याज पर उधार देने की व्यवस्था इतनी प्रचलित थी कि समकालीन दक्षिण भारत के मंदिर भी इसके अपवाद नहीं थे। तो ब्याज पर उधार देना मतलब लेंडिंग ऑन इंटरेस्ट इसको बोल सकते हैं। लेंडिंग ऑन इंटरेस्ट, देने की व्यवस्था मतलब सिस्टम, व्यवस्था को सिस्टम बोल सकते हैं। प्रचलित, प्रचलित को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रचलित को प्रिवेलेंट बोल सकते हैं, प्रिवेलेंट। समकालीन दक्षिण भारत के मंदिर मतलब कंटेम्पररी साउथ, टेम्पल्स ऑफ कंटेम्पररी साउथ इंडिया इसको बोल सकते हैं। अपवाद को क्या बोलते हैं? अपवाद को बोल सकते हैं एक्सेप्शन। तो इसको सेंटेंस में फॉर्म करते हैं। तो द सिस्टम ऑफ, ब्याज पर उधार देने की व्यवस्था मतलब द सिस्टम ऑफ लेंडिंग ऑन इंटरेस्ट was so prevalent that even the temples of contemporary South India के है ना, where डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन टू इट। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। द सिस्टम ऑफ लेंडिंग ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर उधार देने की व्यवस्था was so prevalent, इतनी प्रचलित थी that even the temples of contemporary South India were no exception to it। समकालीन दक्षिण भारत के मंदिर भी इसके अपवाद नहीं थे। तो सही मीनिंग आ रहा है, इसका ट्रांसलेशन हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। पुण्य अर्जित करने की कामना करने वाले लोग भी मंदिर व्यवस्था के लिए ब्याज पर धन लगा देते थे। पुण्य अर्जित करना, तो अर्जित करना का तो अर्न हो जाएगा, पुण्य का क्या बोलते हैं? वर्च्यू इसके लिए वर्ड आता है। की कामना करने वाले मतलब विश, हु विश दैट, करने वाले लोग भी मंदिर व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा सही रहेगा। ब्याज पर धन लगाते थे, ये तो सब मीनिंग आपको पता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में। लोग है ना, पीपल हु विश्ड टू अर्न virtue also used to invest money on interest for temple administration। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगले वाक्य की तरफ, इस प्रकार के ब्याज से अर्जित आय द्वारा मंदिर की व्यवस्था चलती रहती थी। तो मंदिर की व्यवस्था के लिए हमने टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया था फ्रेज। इस प्रकार के ब्याज से अर्जित आय मतलब इनकम अर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन चलती रहती थी, इसके लिए हम सीधे लिख सकते हैं कंटिन्यूड विद द नहीं होगा, कंटिन्यूड
थ्रू द लिख सकते हैं, इनकम earned from this type of interest। तो देखिए इसका सेम मीनिंग आ रहा है ना। इस प्रकार के ब्याज से अर्जित आय द्वारा मंदिर की व्यवस्था चलती रहती थी। ठीक है, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड थ्रू द इनकम अर्न फ्रॉम, और विद द भी लिख सकते हैं, इनकम अर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। मंदिरों की व्यवस्था के लिए देय ब्याज की दर प्राय 12.5 से 15% वार्षिक होती थी। तो देय ब्याज, पेबल इंटरेस्ट, प्राय 12.5 से 12.5 से 15% वार्षिक होती थी। तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देय ब्याज है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल फॉर द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन was usually, प्राय है यूजुअली 12.5, और इसको लिख सकते हैं 12.5, इसको वर्ड में लिख सकते हैं 12.5 टू 15% वार्षिक है, पर एनम, पर एनम होता है वार्षिक। तो ये इसका हो गया आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। नेक्स्ट चलते हैं। परंतु संपूर्ण दक्षिण भारत में आवश्यकता और व्यापारिक साख के आधार पर ब्याज की विभिन्न दरें प्रचलित थी। तो परंतु संपूर्ण दक्षिण भारत में मतलब थ्रू आउट साउथ इंडिया बोल सकते हैं। और क्या है आवश्यकता, तो आपको पता ही है, नीड। और व्यापारिक साख, व्यापारिक साख को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिजनेस क्रेडिट इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा। के आधार पर ब्याज की विभिन्न दरें, डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, प्रचलित के लिए अगेन हम लोग यूज करेंगे प्रिवेलेंट वर्ड। ठीक है, व्यापारिक साख के लिए पता है बिजनेस क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं बट थ्रू आउट साउथ इंडिया different rates of interest were prevalent depending, आधार पे है ना, डिपेंडिंग ऑन द और बेस्ड ऑन द, आई थिंक बेस्ड ऑन द ज्यादा सही रहेगा, बेस्ड ऑन द नीड एंड बिजनेस क्रेडिट, मतलब व्यापारिक साख। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पे। इस संदर्भ में हमें 12.5% से 15% वार्षिक तक की ब्याज दरों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस संदर्भ मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट 12.5% से 15% वार्षिक पर एनम तक की ब्याज दरों का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेख प्राप्त होता है का क्या, फाइंड, मेंशन बोल सकते हैं उल्लेख का। तो इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, वी है ना, हमें, हाँ, वी फाइंड मेंशंस, ओनली मेंशन लिखेंगे, वी फाइंड मेंशन ऑफ इंटरेस्ट rates ranging
रेंजिंग फ्रॉम 12.5% से 15% वार्षिक तक की है ना। हाँ, तो रेंजिंग फ्रॉम 12.5% टू 15% पर एनम। तो आप ट्रांसलेट करते समय देखिएगा, अगर ये हिंदी में अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आप इसे वर्ड में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर्स में लिख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। खेतों के लिए ऋण लिया जाता था, परंतु इसके मूलधन और ब्याज दोनों की अदायगी अनाज या जिन्स के रूप में की जा सकती थी। तो इसमें से देखिए, फार्म्स हो गया खेतों के लिए, ऋण हो गया लोन, मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। अदायगी क्या होता है? अदायगी को हम लोग बोल सकते हैं रीपेड बोल सकते हैं। अनाज या जीन्स, अनाज का हो जाएगा आपका ग्रेन्स, और जीन्स को हम लोग बोलते हैं कमोडिटीज के रूप में की जा सकती थी। इसको लिख लेते हैं, लोन्स वेयर टेकन फॉर फार्म्स बट, परंतु, बोथ द, मतलब दोनों की, बोथ द प्रिंसिपल मतलब मूलधन एंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज की जा सकती थी ना। कुड बी लिख सकते हैं, कुड बी रीपेड in the form of grains और commodities। तो ये हो गया आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आई थिंक ये लास्ट सेंटेंस था, लास्ट वाक्य था। तो आज हमने दो ट्रांसलेशन किया, एक इंग्लिश पैराग्राफ का हिंदी में और हिंदी अनुच्छेद का इंग्लिश में ट्रांसलेशन, अनुवाद। तो इसी तरह नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन फिर से दो पैसेज लेके आऊंगा आपका ट्रांसलेशन के लिए। तो इसी तरह आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।